नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कागज के टुकड़े। दिल्ली छोड़े मुझे 20 साल हो गए। छोड़ना तो नहीं चाहती थी, पर जब परायेपन की बू आने लगे तो रहना संभव नहीं होता। जब तक मेरी जेठानी जी का रवैया हमारे प्रति आत्मिक था, सब ठीक चलता रहा। पर जैसे ही उनकी सोच में दुराचार आया, मैंने ही अलग रहना मुनासिब समझा। आज वर्षों बाद जेठानी का खत आया। खत बेहद मार्मिक था। वो मेरे बेटे निशांत को देखना चाहती थी। 60 साल की जेठानी के प्रति अब मेरे मन में कोई मनमुटाव नहीं रहा। मनमुटाव पहले भी नहीं था, पर जब स्वार्थ बीच में आ जाए तो मनमुटाव आना स्वाभाविक था। शादी के बाद जब ससुराल में मेरा पहला कदम पड़ा, तब मेरी जेठानी खुश होकर बोली, चलो एक से भले दो, वरना घर अकेला काटने को दौड़ता था। वे निसंतान थीं, तब भी उनका इलाज चल रहा था, पर सफलता कोसों दूर थी। निशांत हुआ तो मुझसे ज़्यादा खुशी उन्हें हुई। हालांकि दिल में अपनी औलाद न होने की कसक थी, जिसे उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। बच्चों की किलकारियों से भला कौन वंचित रहना चाहता है। निशांत ने घर की मनहूसियत को तोड़ा। जेठानी ने मुझसे कभी परायापन नहीं रखा। वह हमेशा मेरी सहायता करती। मेरे पति की आय कम थी, इसीलिए ज़रूरत पड़ने पर रुपए पैसों से मदद करने में भी वे कभी पीछे नहीं हटती। निशांत के दूध का खर्चा वही देती थीं, कपड़े आदि भी वही खरीदती। मैंने भी उन्हें कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। निशांत को वो ही संभालती, तो घर का सारा काम मैं देखती। इस तरह मिलजुल कर हम हंसी खुशी रह रहे थे। हमारी खुशियों को ग्रहण तब लगा जब मुझे दूसरा बच्चा होने वाला था। नई तकनीक से गर्भ धारण करने की जेठानी की कोशिश असफल हुई और डॉक्टरों ने कह दिया कि इनकी माँ बनने की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो गई है। तो वे बुझी बुझी सी उदास सी रहने लगी। न उनमें पहले जैसी खुशी रही और न ही उत्साह। उनकी माँ न बन पाने की पीड़ा का मुझे भी एहसास था, क्योंकि मैं भी एक माँ थी। इसीलिए निशांत को ज़्यादातर उन्हीं के पास छोड़ देती। वह भी बड़ी मम्मी कहकर उन्हीं से चिपका रहता। रात को उन्हीं के पास सोता। उनकी भी आदत कुछ ऐसी बन गई थी कि बिना निशांत के उन्हें नींद ही नहीं आती। मैं चाहती थी कि वो हर हाल में अपने दुखों को भूल जाएं। जब मुझे दूसरा बच्चा होने को था, तब पता नहीं मेरे जेठ जेठानी ने क्या मशवरा किया। एक सुबह जेठानी जी मुस्कुराकर बोली, दीपा, इस बच्चे को तुम मुझे दे दो। मैंने इसे मजाक समझा और उसी लहजे में बोली, दीदी आप दोनों ही रख लीजिए। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। वो थोड़ा गंभीर हुई। मैं चाहती हूँ कि तुम इस होने वाले बच्चे को कानूनन मुझे दे दो। मैं तुम्हें सोचने का मौका दूंगी। जेठानी के कथन पर मैं संजीदा हो गई। मेरे चेहरे की हंसी एकाएक गायब हो गई। कानूनन शब्द मेरे मस्तिष्क में शूल की भांति चुभने लगा। शाम को मेरे पति ऑफिस से आए तो मैंने जेठानी का जिक्र किया। वे बोले, दे दो, हर्ज ही क्या है, भैया भाभी ही तो हैं। मैं बिफर पड़ी। कैसे पिता हो आप? आपको अपने बच्चे का जरा भी मोह नहीं। अरे एक माँ से पूछिए जो 9 महीने किन कष्टों से बच्चों को गर्भ में पालती है। वे बोले, भैया हैं, कोई गैर नहीं। मैंने कहा, मैंने कब इनकार किया? फिर भी कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी कि मेरा बच्चा किसी और की अमानत बने। मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। पति फिर बोले, मान लो लड़की हुई तो? मैंने कहा, लड़का हो या लड़की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे बोले, लेकिन मुझे पड़ता है। सीमित आमदनी के चलते कहाँ से लाएंगे दहेज के लिए लाखों रुपए? अरे भैया भाभी तो संपन्न है, वे उसकी बेहतर परवरिश करेंगे। मैं बोली, परवरिश तो हम भी करेंगे। मैं कुछ भी करूँगी, पर अपने कलेजे के टुकड़े को यूँ नहीं जाने दूंगी। मैंने आत्मविश्वास के साथ जोर देकर कहा, सोच लो, बाद में पछताना ना पड़े। मैंने फिर कहा, हिसाब किताब तो आप कीजिए। निशांत मुझसे ज़्यादा उनके पास रहता है। क्या मैंने कभी ऐतराज़ किया? जो आएगा उसे भी वही पालें, पर मेरी आंखों के सामने मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। उल्टे मुझे खुशी होगी कि इसी बहाने खून की कशिश बनी रहेगी। वैसे भी जेठानी जी को सोचना चाहिए कि क्या ज़रूरी है कि गोद लेने से बच्चा उनका हो जाएगा। बच्चा कोई सामान नहीं जो खरीदा और अपना हो गया। कल को बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या उसे पता नहीं चलेगा कि उसके असली माँ बाप कौन हैं? पर मेरे कथन से मेरे पति संतुष्ट नहीं थे। वे बोले, अरे रहेगा तो हम सबके बीच ही, वो लेकर भाग थोड़े ही जाएंगी। मुझे जेठानी जी की सोच बहुत छोटी लगने लगी। उन्होंने हमें और हमारे बच्चों को गैर समझा।
तभी तो कानूनी जमा पहनाने की कोशिश कर रही हैं। अरे ताई ताऊ माँ बाप से कम नहीं होते, बशर्ते वे अपने भतीजे भतीजी को वैसा ही स्नेह और अपनापन दें। क्या निसंतान ताई ताऊ निशांत की जिम्मेदारी नहीं होंगे? 15 दिन बाद उन्होंने मुझे पुनः याद दिलाया तो मैंने साफ मना कर दिया। दीदी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पर मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं अपने नवजात शिशु को आपको सौंप दूं। मैं इसे अपनी सांसों तले पलता बढ़ता देखना चाहती हूँ। वह मुझसे वंचित रहे, इससे बड़ा गुनाह मेरे लिए कोई नहीं। मैं इस अपराध बोध के साथ नहीं जी सकूंगी। क्षण भर के लिए मैं भावुक हो उठी। मैं फिर आगे बोली, ताई ताऊ भी माँ बाप से कम नहीं होते। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं अपने बच्चों को आपसे कभी दूर नहीं करूँगी। मेरे कथन पर उनका मुंह बन गया। वे कुछ नहीं बोली, पर अपने पति यानी मेरे जेठ जी से देर तक खुसर फुसर करती रहीं। कुछ दिनों के बाद पता चला कि वे मायके के किसी बच्चे को गोद ले रही हैं। वैसे भी कानूनन गोद लेने की सलाह मायके वालों ने ही उन्हें दी थी, वरना रिश्तों के बीच कोर्ट कचहरी की क्या ज़रूरत थी। मैंने महसूस किया कि अब जिठानी जी में निशांत के प्रति वैसा लगाव नहीं रहा। दूध का पैसा इस बहाने से बंद कर दिया कि अब उनके लिए संभव नहीं। मुझे दुख भी हुआ और रंज भी। एक निशांत था जो दिन भर बड़ी मम्मी लगाए रखता था। मैंने अपने बच्चे के मन में कभी कोई दुर्भावना नहीं भरी। जब मैंने बच्ची को जन्म दिया तो जेठानी जी ने सिर्फ औपचारिकता निभाई। जहाँ निशांत के जन्म पर उन्होंने दिल खोलकर पार्टी दी थी, वहीं बच्चों के प्रति कृपणता मुझे खल गई। मैंने भी साथ न रहने का मन बना लिया। घर जेठानी जी का था, उन्हीं के आग्रह पर रहती थी। जब स्वार्थों की गांठ पड़ गई तो मुझे घुटन होने लगी। अहमदाबाद जाने लगे तो जेठ जी का दिल भर आया। निशांत को गोद में उठाकर बोले, बड़े पापा को भूलना मत। मेरी भी आंखें भर आईं, पर जेठानी जी उदासीन बनी रहीं। ऐसे ही 20 साल गुजर गए। मैं एक बार दिल्ली तब आई थी जब जेठानी जी ने अपनी बहन के बेटे को गोद लिया था। इस अवसर पर सभी जुटे थे। उनके चेहरे पर अहंकार झलक रहा था, साथ में व्यंग भी। जितने दिन भी रही उन्होंने हमारी उपेक्षा ही की। वहीं मायके वालों को सिर आंखों पर बिठाए रखा। इस उपेक्षा से आहत मैं अहमदाबाद लौटी तो इस निश्चय के साथ कि अब कभी उधर का रुख नहीं करूँगी। आज 20 साल बाद भीगे मन से उन्होंने मुझे याद किया तो मैं उनके प्रति सारे गिले शिकवे भूल गई। चलो, उन्हें सही गलत की पहचान तो हुई। यही बात उन्हें अगर समझ में आ जाती तो हमारे बीच दूरियां न होती। 20 साल मैंने भी असुरक्षा के माहौल में काटे। एक साथ रहते तो दुख सुख में काम आते। वक्त ज़रूरत पर सहारे के लिए किसी को तो खोजना ही पड़ता है। खत इस प्रकार था, कागज़ पर लिख देने से न तो गैर अपना हो जाता है और न मिटा देने से अपना गैर। मैंने खून से ज़्यादा कागज़ों पर भरोसा किया, उसी का फल भुगत रही हूँ। जिसे कलेजे से लगाकर रखा, पढ़ा लिखा कर आदमी बनाया, वही ठेंगा दिखाकर चला गया जो खून से बंधा था। उसे कागज़ से बांधने की नादानी की। ऐसा करते मैं भूल गई थी कि कागज़ तो कभी भी फाड़ा जा सकता है, लेकिन रिश्ते भावनाओं से बनते हैं। यहीं मैं चूक गई। पर मैं भी क्या करती। इस बहस से एक बच्चे को गोद ले लिया कि इस पर किसी और का हक नहीं रह जाएगा, वह सिर्फ मेरा और मेरा रहेगा। मैं यह भूल गई थी कि 10 साल जिस बच्चे ने माँ के आंचल में अपना बचपन गुजारा हो, वह मुझे माँ क्यों मानेगा। मैं भी स्वार्थ में अंधी हो गई थी कि वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उस माँ के बारे में नहीं सोचा जिसने उसे पैदा किया, कि क्या वह ऐसा सोचेगी या चाहेगी। तुम्हें पता है, वो सिर्फ नाम का गोदनामा था। उसकी आड़ में मेरी बहन का मुख्य मकसद मेरी धन संपदा हथियाना था, जिसमें वह सफल भी रही। मैं यह तो नहीं कहूँगी कि निशांत को मेरे पास बुढ़ापे की सेवा के लिए भेज दो, क्योंकि यह हक तो मैंने खो दिया है। फिर भी उस गलती को सुधारना चाहती हूँ जो मैंने 20 साल पहले की थी। पत्र पढ़ने के बाद हम लोग तुरंत दिल्ली आ गए। मेरे जेठ जी को फालिश का अटैक था। हमें देखते ही उनकी आंखें भर आईं। निशांत ने पहले ताऊ जी फिर ताई जी के पैर छुए तो दोनों की आंखें डबडबा गईं। सीने से लगाकर भरे गले से बोली, बित्ते भर का था तू जब तुझे पहली बार सीने से लगाया था। याद है, मेरे बगैर तुझे नींद भी नहीं आती थी। माँ की मार से बचने के लिए मेरे ही आंचल में सिर छुपाता था। बड़ी मम्मी, निशांत का इतना भर कहना था कि जेठानी जी अपने आवेश पर नियंत्रण न रख सकीं और फफक कर रो पड़ीं।
वो बोला, मैं तो अब भी आपकी ही चर्चा करता हूँ। मम्मी से कितनी बार कहा है कि मुझे बड़ी मम्मी के पास ले चलो। क्यों दीपा, हम क्या इतने गैर हो गए थे? अरे कम से कम अपने बेटे की बात ही रख ली होती। बड़ों की गलती को बच्चे ही तो सुधारते हैं। जेठानी जी ने उलाहना दिया। मैं बोली, दीदी मुझसे भूल हो गई। मेरे चेहरे पर पश्चाताप की लकीरें खिंच गईं। हम 2 दिन वहाँ रहे। लौटने को हुए तो मैंने महसूस किया कि जेठानी जी कुछ कहना चाह रही थी। संकोच और लज्जा जो भी हो, पर वह कह नहीं सकी। तब मैंने ही उनसे कहा कि क्या हम फिर से एक साथ नहीं रह सकते। मैंने जैसे उनके मन की बात छीन ली। प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और बोली, दीपा मुझे माफ़ कर दो। जेठानी जी के अपनेपन की तपिश ने हमारे मन में जमी कड़वाहट को हमेशा के लिए पिघला दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? क्या दीपा ने वहाँ रुककर ठीक किया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।